जैसा कि हम सत्ता प्राधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। सत्ता संगठन, अधिकार, सत्ता, आदेश देना, निर्णय लेना, पालन करवाना, वह शक्ति, स्थिति, अधिकार है जो अधीनस्थ से स्वीकार किए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाती है। अतः सत्ता वह है जो अधीनस्थ उसकी अनुपालना करता है। सत्ता रहते हुए भी अधीनस्थ अधिकारी उस सत्ता का उपभोग करते हैं जो प्रत्यायोजन के आधार पर सत्ता दी गई है। कई बार ऐसा लगता है विभागाध्यक्ष या किसी कॉलेज में प्राचार्य है, उस अधिकार व सत्ता का उपभोग उतना नहीं कर पाता जितना वाइस प्रिंसिपल या उसके जो नीचे जो सीनियरिटी में होते हैं, वो सत्ता आने पर या सत्ता प्राप्त होने पर या सत्ता का प्रत्यायोजित सत्ता का ठीक से उपभोग करते हुए अधीनस्थ उसकी अनुपालना करते हैं। तो प्रबंध में, जगत में या प्रबंध दृष्टिकोण से सत्ता प्रबंधीय अधिकार जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है, संगठनात्मक संरचना उच्च स्तर पर काफ़ी व्यापक होती है तथा निचले स्तर पर पहुँचते काफ़ी संकीर्ण हो जाती है। सत्ता और शक्ति में जो कानूनी अधिकार या सत्ता प्राप्त होती है उसमें वैधानिक पुट होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता प्राप्त है। शक्ति कोई भी हो सकती है, धन बल, भुज बल, कैसी प्रकार की शक्ति होती है या सत्ता के साथ रहते रहते कोई किसी व्यक्ति में शक्ति का उपभोग करने लगता है सत्ता के साथ, वो एक प्रकार से। आज हम चर्चा करेंगे सत्ता के प्रकार। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। रेखाधिकार सत्ता, जिसे सूत्राधिकार सत्ता कहा जाता है, स्टाफ अधिकार सत्ता और कार्यात्मक अधिकार सत्ता। लाइन अथॉरिटी, सूत्र स्टाफ या सूत्र अधिकार सत्ता। रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने के अधिकार सत्ता है जो समस्त उच्च अधिकारी समस्त अधीनस्थ के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश देने की एकता के सिद्धांत अर्थात एक कर्मचारी का एक बॉस का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संबंध संगठन के उच्च स्तर से नीचे स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। हियरार्किकल अथॉरिटी या राइट या सत्ता प्राधिकार, ऊपर से नीचे की ओर सत्ता विद्यमान रहती है। सबसे अधिक अधिकार ऊपर उच्च अधिकारी या विभागाध्यक्ष को है और धीरे धीरे वह सत्ता संकीर्ण होती हुई निचले स्तर तक पहुंचती है, किंतु अधिकार और सत्ता नीचे तक विद्यमान रहती है। यह सूत्र अधिकार कहलाता है। थियो हीमेन ने लिखा है कि सूत्र अधिकार सत्ता आदेश देने के अधिकार सत्ता है। यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णयों, योजनाओं, नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने को कहती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना है। स्टाफ अधिकार सत्ता, ब्रेसियो सेनफोर्ड लिखते हैं, स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। वह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने और सहायता पहुंचाने का अधिकार है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने हेतु अधिकार सत्ता नहीं है। रेखाधिकार सत्ता लंबवत है, हियरार्किकल है, अधिकारी और अधिकारी अधीनस्थ संबंध स्थापित करती है, जबकि स्टाफ अधिकार सत्ता परामर्शात्मक एडवाइजरी रिलेशन की स्थापना करती है और किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। संक्षिप्त में ये कहें कि यह वह अधिकार सत्ता है
जो राय देने, मदद करने और अन्य विभागों की सेवाओं देने हेतु संगठन में विद्यमान रहती है। तीसरा है कार्यात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक सीमित रहता है, भले यह क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो। यह अधिकार सत्ता द्वितीयक स्तर के अधिकारी अधीनस्थ के संबंध को जन्म देती है। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिससे विकट संगठनात्मक समस्याओं का जन्म होता है। यह अधिकार सत्ता आसानी के साथ किसी भी संचालनात्मक अधिशासी के कार्यभार को बढ़ा सकती है, रेखा अधिकार सत्ता को कम कर सकती है। थियो हीमेन ने बताया कि अधिकार सत्ता को सावधानी के साथ प्रयुक्त करने पर बल देते हैं। इस अधिकार सत्ता को सीमित अधिकार सत्ता कहा जाता है, किंतु इसका आशय अपूर्ण अधिकार सत्ता से नहीं है। बल्कि किसी क्रिया विशेष के संबंध में निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार सीमित होने से है। सत्ता के स्रोत। 3 विचारधाराएं हैं। औपचारिक सत्ता की विचारधारा। बर्नार्ड का मानना है कि अधिकार सत्ता की वह अवधारणा जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। यानी वह अधिकार सत्ता जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं के व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। ये विचारधारा ये मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को गत्यात्मक बनाए रखने का अधिकार सामाजिक संस्थाओं में निहित होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सर्वोच्च अधिकार सत्ता देशवासियों में निवास करती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेषण संविधान से प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव, निदेशक और उनके सहायक निदेशकों को होता है। यानी कहने का तात्पर्य है, ये जो 3 विचारधाराएं सत्ता के स्रोत की, सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी की औपचारिक सत्ता विचारधारा, यानी वह अवधारणा जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। इस विचारधारा किसी भी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेषण संविधान से प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, निदेशक और सहायक निदेशकों को होता है। अगला है स्वीकृति की विचारधारा, एक्सेप्टेंस थ्योरी। ये विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता को नाममात्र की सत्ता है। वह इस प्रकार की वह उस समय ही वास्तविक और अर्थपूर्ण बन जाती है जिस समय अधीनस्थ उसके पालन हेतु स्वीकृति देते हैं। इसलिए अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना, जो कि एक ऐसे प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। सत्ता के कार्य। इस स्वीकृति विचारधारा में, एक्सेप्टेंस थ्योरी में, व्यवहारवादी प्रबंध स्कूल में निष्ठा रखने वाले विचारक अधिकार सत्ता की स्वीकृति विचारधारा का समर्थन करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में औपचारिक सत्ता विचारधारा को लोक प्रशासन में संचालन में बाधा मानते हैं, क्योंकि उसमें अधिनायकवादिता और स्वामी सेवक का भावना निहित है। किंतु इस विचारधारा के आलोचकों का कहना है कि ये विचारधारा सत्ता को सैंक्शन, अनुज्ञा से पृथक करके देखती है, और जो कि व्यवहार में अनुज्ञा रहित सत्ता निरर्थक प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञा और दंड भय से रहित सत्ता की विद्यमानता संगठन में उसी प्रकार अराजकता को जन्म दे सकती है जिस प्रकार कानून और पुलिस के अभाव में समाज और राष्ट्र अराजकता का शिकार हो सकता है। सक्षमता विचारधारा। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है, विश्व भर में
योग्य एवं सक्षम व्यक्ति स्वतः नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं। भले ही उन्हें संगठन में कोई विशिष्ट स्थान पद न दिया जाए, ये विचारधारा तकनीकी क्षमता व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। उदाहरणार्थ अर्थशास्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि अपने क्षेत्र में सक्षम होने के कारण उनके अधिकार सत्ता को स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है। यानी सक्षमता या कॉम्पिटेंस थ्योरी है, ये इस मान्यता पर है कि विश्व भर में योग्य और सक्षम व्यक्ति स्वतः नेतृत्व की बागडोर संभालते हैं, भले ही वह संगठन के किसी विशेष स्थान या पद पर न हो। और ये विचारधारा तकनीकी क्षमता से व्यक्तित्व से प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। जैसे उदाहरण अर्थशास्त्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर आदि अपने क्षेत्र में सक्षम होने के कारण उनकी अधिकार सत्ता को स्वतः स्वीकार कर लिया जाता है। सत्ता के प्रकार। उत्तरदायित्व सौंपना जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। निर्णय निर्माण में विशेषज्ञता को काम में लाती है। यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है एवं सत्ता का पालन के आधार। साइमन ने बताया कि विश्वास, एकरूपता, दबाव तक वैधानिकता के आधार पर सत्ता का पालन किया, यानी एक उच्च अधिकारी का अधीनस्थ अधिकारी पर विश्वास सत्ता पालन का आधार होता है, या उच्च अधिकारी पर अधीनस्थों का विश्वास कि ये हमारा बुरा नहीं करेगा या हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, तो एक विश्वास है। तो सत्ता और पालन भी उसी अक्षरशः आदेश का अनुपालना होती है एक विश्वास के आधार पर, एकरूपता के आधार पर, दबाव के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर। इसी प्रकार से व्यक्ति है उस व्यक्ति के प्रस्तावों को स्वीकार करता है जिसमें उसका गहरा विश्वास है। उसी प्रकार मानव स्वभाव की विशेषता है कि उन लोगों से परामर्श और सुझाव अधिक महत्व देता है जो उसमें एकरूपता रखते हैं। कभी कभी उनके दबावों के कारण व्यक्ति दूसरे की बात माननी पड़ती है। सर्वोच्च अधिकारी को अधीनस्थों से कार्य करवाने का साधन दबाव ही है। अंततः संगठन में व्यक्ति दूसरे लोगों की सत्ता को इसलिए भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राय लोगों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सत्ता के वैधानिक रूप को मान्यता दी जाती है कि संगठन में पद सोपान के कारण सत्ता के क्रियान्वयन को वैधता प्रदान की जाती है। साइमन के मत में सत्ता को इसलिए माना जाता है क्योंकि उच्च अधिकारी प्राधिकारी के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। सत्ता की सीमाएं, तकनीकी सीमाएं। सत्ता है अधिकार सत्ता की जो सीमाओं से आशय है कि उन घटक और परिस्थितियों से है जो उनके प्रयोग में अंकुश का कार्य करती हैं, उसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं। व्यक्ति की योग्यताएं, तकनीकी ज्ञान, क्षमता, अनुभव, विश्वास, कानून, आर्थिक दशाएं, प्रकृति आदि घटक हैं जो अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम संक्षिप्त में इसका विवेचन करते हैं। सत्ता की जो लिमिटेशन है, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, तकनीकी सीमाएं। प्रौद्योगिकी का विकास के कारण कुछ तकनीकी सीमाएं निर्धारित की हैं, इसलिए व्यक्ति को वही काम सौंपा जाता है जिसमें वह दक्ष है। तकनीकी ज्ञान किसी व्यक्ति में न हो, वह अपनी अधिकार सत्ता की प्रयुक्ति ठीक ढंग से कर पाता है। जैविक सीमाएं। किसी भी प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें अधीनस्थ इसलिए पूरा न कर सके क्योंकि उनकी पूर्ति से जीवन समाप्त होने का खतरा हो। जैसे जहर चखने का आदेश देना, बिना उपकरण के बिना बिजली का कार्य करने का आदेश देना। कानूनी सीमाएं, लीगल लिमिट्स। देश का कानून प्रबंधकों की अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखता है। प्रबंधकों के उन आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ विवश नहीं किए जा सकते जिसमें कानूनी सीमाओं, व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है।
मनोवैज्ञानिक सीमाएं। प्रबंधकों को अधिकार सत्ता को अधीनस्थों की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है, इसलिए अधिकार सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को संभावित प्रतिक्रियाएं ध्यान में रखनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक आधार है या साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, लिमिट्स हैं। आर्थिक सीमाएं। प्रबंधकों को सत्ताएं यद्यपि काफ़ी विस्तृत हो सकती हैं, फिर भी संस्था के पास उपलब्ध आर्थिक साधन उनके अधिकार सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्राकृतिक सीमाएं। जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट आदि भी अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। अन्य सीमाएं। जनसाधारण, श्रम संघों की कार्यवाही, सामाजिक परंपराएं एवं प्रथाएं, समूह व्यवहार आदि अधिकार सत्ता को सीमित करने वाले घटक हैं। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता के बाद में आता है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व क्या है। सत्ता, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व के संतुलन की आवश्यकता होती है संगठन में किसी में, कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व एक दूसरे से संतुलन बनाए रखते हैं, तभी संगठन ठीक ढंग से कार्य कर पाता है या ठीक ढंग से उसका संचालन होता है। यदि किसी अधिकारी को बिना उत्तरदायित्व सत्ता या प्राधिकार दे दिया जाए तो स्थिति खराब हो सकती है, और यदि उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा बिना सत्ता से के की जाती है तब भी ठीक नहीं होगा। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जिस प्राधिकार के पास है, वह प्राधिकारी तब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब तक उसको उत्तरदायित्व के अनुकूल ही प्राधिकार प्राप्त न हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्ता तो है परंतु वह किसी प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्राधिकार का प्रयोग ऐसी स्थिति में संगठन के हित में न करके उसे व्यक्तिगत हित में करने लगेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति के कुछ कार्य करने या न करने, किसी विशेष प्रकार से करने या न करने की जिम्मेदारी ही उत्तरदायित्व कहलाती है। थियो हीमैन ने उत्तरदायित्व को परिभाषित किया है। उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर प्राधिकारियों के इच्छित कार्यों को करने का एक बंधन है। तात्पर्य है कि उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने प्राधिकारियों की इच्छित कार्य करने का बंधन है। यानी उत्तरदायित्व का एक अधीनस्थ पर अपने प्राधिकारों की इच्छित कार्यों को करने का बंधन होता है। खासी छानबीन के बाद उत्तरदायित्व का अर्थ निकलता है जिसमें अधिकार है, वह उचित अधिकारी को बताए कि उसने अपने अधिकार का कैसा और क्या व्यवहार किया है। प्रशासक को उसके उत्तरदायित्व का प्रज्ञान अनेक प्रकार के ऐसे नियमों से कराया जाता है जो उस पर लागू होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में यह नियंत्रण अनेक स्थानों या व्यक्तियों के उद्भूत होते हैं, यथा संसद या विधायिका से, मतदाता एवं लोग से, प्रशासकीय मालिकों से, व्यावसायिक संस्थाओं से, न्यायालयों से। दूसरे शब्दों में प्रशासन का उत्तरदायित्व राजनीतिक और शासन संबंधी, व्यावसायिक, न्यायिक होता है। तो उपयुक्त शक्तियों में से किसी के प्रति कितना प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है वह देश की संवैधानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासन विधायिका के प्रति वैसे ही और उतना उत्तरदायित्व नहीं होता जैसा कि भारत जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देश में है। स्विट्जरलैंड में जनता और मतदाताओं का प्रशासन पर जितना व्यापक नियंत्रण है वैसा उन देशों में नहीं है जहाँ लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से है। इसलिए प्रशासन का उत्तरदायित्व राजनीतिक शासन संबंधी, व्यावसायिक और न्यायिक होता है। वस्तुतः सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का ही माध्यम है। सत्ता एवं उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए संक्षेप में कहा जाता है कि सत्ता उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे के पूरक है। वस्तुतः सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का एक माध्यम है।
और वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये हुआ अपना प्राधिकार, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। धन्यवाद।